गुड मॉर्निंग। देखिए, कल के लेक्चर में अपन ने जो पढ़ा था उसको पहले क्विक रिवीजन करेंगे, फिर आगे आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था लेंस मेकर्स फार्मूला। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला क्या होती थी? लेंस मेकर्स फार्मूला था μ2 बाई भी माइनस का μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। ये था लेंस सॉरी नहीं, ये नहीं था, ये तो था रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस के लिए। लेंस मेकर्स फार्मूला क्या था? 1 बाय एफ इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस का 1 बाय r2। ये था हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, ये है लेंस मेकर्स फार्मूला। कुछ बच्चे का डाउट आया था शायद, नहीं डाउट तो नहीं था, कोई नहीं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये लेंस मेकर्स फार्मूला हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस जिस मटेरियल का बना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका एक फाइनल इमेज बन जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ऐसा हो गया ये तो डायरेक्ट अपने को देख रहा है इस ऑब्जेक्ट का इमेज। एक्चुअली में यहाँ पे कर्व सरफेस दो है, एक ये वाला कर्व सरफेस है और एक ये वाला कर्व सरफेस है। तो इन दोनों कर्व सरफेस के लिए क्या लगेगा? इन दोनों कर्व सरफेस के कारण रिफ्रैक्शन होगा, तब जाके ये फाइनल इमेज बनेगा। इसके एक कर्व सरफेस पे पहले रिफ्रैक्शन देखते हैं अपन। मान लीजिए सपोज ये कोई कर्व सरफेस है, ये पहला कर्व सरफेस है, इस पर लाइट रे, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस पर इंसिडेंट हुई। इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे बाबू? सर सेंटर से मिला दीजिए, सिंपल। तो ये हो गया C1। अब लाइट किधर से किधर जा रही है? μ1 से μ2, रेयर से डेंसर। तो लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी। ये रहा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। और यहाँ क्या बन गया? यहाँ बन गया हमारा, नहीं, एक लाइट रे तो ऐसे इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ गया। एक लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट कराए, जो किससे पास हो रही है? सेंटर से। तो सेंटर से पास होने वाली लाइन आपको पता है ना, अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो इस सेंटर से पास होने वाली ये लाइन क्या कहलाती है? नॉर्मल कहलाती है। सेंटर से पास होने वाली लाइन जो क्या हो, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, वो क्या कहलाती है? नॉर्मल। तो ये लाइन नॉर्मल कहलाएंगी। तो एक अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है तो वो अनडिविएटेड चला जाता है। तो ये लाइट ऐसे चली गई, ये लाइट ऐसे चली गई, और यहाँ क्या बन गया? इमेज 1। ये पहले सरफेस के कारण क्या बना? इमेज बना। ये पहले सरफेस के कारण क्या बना? इमेज। इसको नाम दे दीजिए ये B है, इसको नाम दे दीजिए ये D है। अब ध्यान से समझना, ये सपोज B है अब ये जो पहले सरफेस के द्वारा इमेज बनाना, ये दूसरे वाले सरफेस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। उससे पहले यहाँ पर अपन क्या करते हैं? कन्वेक्स सरफेस के लिए क्या लगाते हैं? वो रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन फॉर रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस के केस में फॉर्मूला होता था ना, μ2 बाई भी माइनस का μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। ऐसा होता था। μ2 बाई भी, लाइट रे जहाँ से जा रही है वो वाला मीडियम μ1, जिसमें जा रही है वो वाला मीडियम μ2। तो μ2 बाय भी को क्या लिखेंगे? क्या भी इमेज डिस्टेंस हो जाएगा BI1, तो μ2 बाय BI1 माइनस का μ1 बाय यू बोले तो क्या होगा? OB, मगर OB लेफ्ट साइड है तो लिख देंगे माइनस का OB। ठीक, बराबर μ2 माइनस का μ1 बाय R1 बोले तो यहाँ क्या है? BC1। क्या है यहाँ? BC1। इक्वेशन नंबर पहला। अब आइए, अब होगा क्या? ध्यान से सुनना। होगा यूं कि ये वाली जो इमेज है ये सेकेंड सरफेस की, अरे भाई पहले सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का तो इमेज बन गया ना I1। अब सेकेंड सरफेस को क्या लगेगा पता है? सेकेंड सरफेस को लगेगा कि हमारे पास, हमारे ऊपर जो लाइट आ रही है वह पहले सरफेस के द्वारा जहां इमेज बना, उस इमेज से हमारे ऊपर क्या आ रही है? लाइट आ रही है। मतलब सेकेंड सरफेस अगर ऐसा है, ये रहा I1, तो I1 से ये रहा इमेज
ये पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया वो है, और इस पॉइंट पर ये C2 है, ये हो जाएगा D। मतलब ये लाइट ऐसे आई, नहीं ऐसे आई, और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, μ2 से μ1, डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड कर जाएगा, ये यहाँ आ गया, और यहाँ क्या बन जाएगा, फाइनल इमेज बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो क्या हुआ, जो पहले का इमेज था, पहले सरफेस के द्वारा जो इमेज बना, वो दूसरे सरफेस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। हाँ, तो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो लाइट रे लगेगा ऐसे, इधर से आ रही है, और फाइनली लाइट रे जा कहाँ से रही है, डेंसर से रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड कर जाएंगे और फाइनल इमेज बन गया। इस केस में बताइए, फिर से अगर लगाएं अपन μ2 बाय v माइनस का μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, ऐसा फॉर्मूला लगाएं तो μ2, इस बार लाइट पहले इधर है, बाद में इधर जा रही है, तो बाद में इधर जा रही है ना, तो इधर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही ना हमारे लिए μ2 होगा। मतलब μ2 के जगह कौन आएगा, μ1, v के जगह क्या आएगा, di, इमेज डिस्टेंस di प्लस का, माइनस का μ1 के जगह कौन आएगा, μ2, और u के जगह क्या आएगा बाबू, u के जगह आएगा क्या, di1, मगर di1 बराबर μ2 के जगह μ1 माइनस का μ2 बाय r के जगह क्या लिखेंगे, माइनस का dc2। ठीक है, इसको क्या अपन ऐसा लिख दें, μ1 बाय di माइनस का μ2 बाय di1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये ऊपर गया तो ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय dc2, इक्वेशन नंबर 2, और ये था इक्वेशन नंबर पहला। हमने दोनों सरफेस पे अलग अलग क्या करा दिया, रिफ्रैक्शन करा दिया। अब हम क्या करें, हम इस पहला और दूसरा इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। अब चूंकि हमारा लेंस जो है वो कैसा है, थिन लेंस है। थिन लेंस का मतलब हुआ बाबू कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस b से लीजिए या d से लीजिए, बात बराबर है। इस इमेज का डिस्टेंस b से लीजिए या d से लीजिए, बात बराबर, चूंकि ये लेंस कैसी है, पतली लेंस है। ठीक है, तो अपन क्या ऐसा कह सकते हैं, फॉर थिन लेंस क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, bi1 बराबर क्या हो जाएगा, di1, और bi1 अगर di1 के बराबर हो जाएगा तो नाउ ऐड कर दीजिए किसको, इक्वेशन 1 को, किसमें, इक्वेशन 2 में। अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन है μ2 बाय bi1 माइनस का माइनस प्लस का μ1 बाय ob बराबर μ2 माइनस μ1 बाय bc1। उधर क्या लिखेंगे, μ1 बाय di माइनस का μ2 बाय di1 बराबर क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 बाय dc2। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या इससे ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बन जाएगा, μ1 बाय di प्लस μ1 बाय ob बराबर μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 बाय bc1 प्लस 1 बाय dc2। ठीक है, अब इधर आइए, μ1 di क्या है, di है फाइनल इमेज, प्लस का भी, प्लस का μ1 इनिशियल ऑब्जेक्ट ob डिस्टेंस क्या था, ऑब्जेक्ट का ही ना डिस्टेंस था, तो माइनस का u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाय bc1 क्या होगा, प्लस का r1 प्लस 1 बाय dc2 क्या होगी, माइनस का r2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा 1 बाय v माइनस का 1 बाय u, इस μ1 को कॉमन लेके इधर बुला लिया, μ1 कॉमन आएगा, इसको इधर बुला लीजिए, तो ये बन जाएगा μ2 माइनस का μ1 बाय μ1 इंटू 1 बाय r1 माइनस का 1 बाय r2। ठीक है, अब इसी में अपन कंडीशन लगा दें कि इफ़ u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, तो 1 बाय v के जगह f 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस का 1 बाय r2। यही है हमारा क्या, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इन्हीं दोनों को इक्वेट कर देते तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u बराबर 1 बाय f आ जाता है, जो क्या है हमारा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या था,
1/f इज इक्वल टू लेंस निर्मात्री सूत्र 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। हमने बोला था कि क्वेश्चन में r1 r2 किसको मानेंगे, आपका मन, जिसको मानना है एक को r1 मान लीजिए, बचे हुए को r2 मान लीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे, इसी पे एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन देखिए, इसी फॉर्मूला पे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पर ही एक क्वेश्चन करते हैं। इफ अ कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, then if a convex lens is placed in air, if a convex lens is placed in air, then its focal length is 20 centimeter. Now lens is placed in water. Then calculate its new focal length. क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक कन्वेक्स लेंस है जो कहाँ रखा हुआ है, हवा में, एयर में रखी हुई है। एक कन्वेक्स लेंस है जो एयर में रखी हुई है, तब इसका फोकल लेंथ कितना है। अच्छा, क्वेश्चन में और दे रखा है जहाँ पे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3। लेंस का 3/2, वाटर का 4/3। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये लेंस है, ये अभी कहाँ रखा हुआ है, एयर में। तो एयर मतलब बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन क्या मानते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हमने लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 बोला था और आउटसाइड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 बोला था। उल्टा बोल दिया ना। μ1 क्या था, लेंस नहीं, μ1 था आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 था आउटसाइड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ2 क्या था, μ2 था लेंस मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर में रखा हुआ है, मतलब बाहर का मीडियम क्या है, μ1 क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। और कौन रखा हुआ है, लेंस, और लेंस के खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 3/2। मतलब जब ये एयर में रखा है तब इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20। तो क्या अपन कह दें फोकल लेंथ कितना है, प्लस का 20। फॉर्मूला लगा दें, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। 1/f के जगह 20, μ2 कितना हो गया 3/2 बाय μ1 कितना हो गया 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। 1/r1 माइनस का 1/r2। अब इसी लेंस को क्या किया अपन ने, वाटर में डिप करके रख दिया। यही लेंस को किस में रख दिया, वाटर में डुबा के रख दिया है ना। तो ये रहा पानी। तो इस बार आउटसाइड मीडियम कौन है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे रखा है 4/3। मतलब क्या हो गया, μ1 की वैल्यू इस बार हो गई 4/3, जबकि μ2 तो अभी भी कितना है, μ2 लेंस मटेरियल थोड़े बदला है, तो लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी कितना है 3/2। इस बार अगर फॉर्मूला लगाएं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस का 1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। तो 1/f इज इक्वल टू μ2 लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 3/2 डिवाइड 4/3, यही है ना बाबू। तो ये लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 3/4, बोलो 3/2 मल्टीप्लाई 3 उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 9/8। 9/8 में से 1 को घटा दीजिए तो ये बन जाएगा एलसीएम 8, 9 माइनस 1 8 जा 1/8। तो ये बन जाएगा 1/8 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। अब आपके मन में एक
प्रश्न आ रहा होगा, मैं बताता हूं क्या, कि सर आपने यही फॉर्मूला क्यों लगाया। बाबू आपको क्वेश्चन में कह रहा था, बाबू आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा था क्या कि जब एयर में रखे तो फोकल लेंथ 20 है। अब बताइए इसको किसी और वाटर में रख दिए तो बताइए इसका फोकल लेंथ कितना होगा, यही ना पूछा है। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, क्या करें, ये जो इक्वेशन 1 आया है और इक्वेशन 2 आया है, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो नाउ इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। इक्वेशन 1 क्या है, 1/20 इज इक्वल टू, देखो 3/2 में से 1 गया तो ये बन जाएगा हाफ, 3/2 में से 1 गया तो ये बन जाएगा हाफ, 1/r1 माइनस का 1/r2। नीचे क्या बनेगा, यहाँ दूसरा इक्वेशन में 1/f इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1/r1 माइनस 1। अरे बाबू सिर्फ आउटसाइड मीडियम ही ना बदला, सिर्फ क्या बदला, आउटसाइड मीडियम बदला, जबकि किस में चेंज नहीं हुआ, लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर में, कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे ये कैंसिल आउट, ये क्या बनेगा 1/20 डिवाइड 1/f, तो मल्टीप्लाई f बाय 1 बराबर 1/2 डिवाइड 1/8, तो 1/8 को लिख देंगे मल्टीप्लाई 8/1, 2 4 जा 8, ये बन गया f/20 इज इक्वल टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब है कि अगर लेंस को हवा में रखे थे, एयर में रखे थे, अगर लेंस को एयर में रखे थे, अगर लेंस को एयर में रखा गया था तब क्या आया, अगर लेंस को एयर में रखा था तब इसकी फोकल लेंथ 20 थी, और इसी लेंस को अब कहाँ रख दिया, वाटर में, तो देखो फोकल लेंथ चेंज हो गई। मगर मिरर के केस में ऐसा नहीं होता था, कारण मिरर के केस में ये नहीं होता था। अगर किसी मिरर का फोकल लेंथ समथिंग है और अगर उसको किसी और मीडियम में रख दिया जाए तो मिरर के फोकस में, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। जबकि लेंस पहले किसी मीडियम में था, बाद में किसी और मीडियम में रख दिया जाए तो लेंस के फोकल लेंथ में चेंज आ जाता है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन आउटसाइड मीडियम। डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन आउटसाइड मीडियम। Dependence of focal length on outside medium। बाह्य माध्यम पर फोकस दूरी की निर्भरता, बाह्य माध्यम पर या बाह्य माध्यम पर फोकस दूरी की निर्भरता। मतलब बाहर के माध्यम पर फोकस दूरी कैसे डिपेंड करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन आउटसाइड मीडियम। चलिए इधर देखो, मतलब फोकल लेंथ का आउटसाइड मीडियम पर क्या डिपेंडेंसी होगी, मतलब फोकल लेंथ बाहर के मीडियम पर कैसे डिपेंड करती हैं वो देखते हैं। ये तो अभी अपन ने देखा कि लेंस को अगर किसी मीडियम में अनदर मीडियम में रख दिया गया तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे मान लीजिए
अपन ने लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले, एलसीएम ले लें μ1, तो ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। अब ध्यान से समझिए, इधर देखिए, क्या मैंने ये बताया था कि न्यूमेरिकल्स कैसा भी आएगा, कोई भी R1 R2 की वैल्यू कुछ भी दिया हो, हमेशा ये जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऑलवेज हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ऑलवेज हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है, हमेशा ऑलवेज ये पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये है कि अगर ये पॉजिटिव है तो बताइए फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी। अगर इस पर डिपेंड नहीं करता तब तो कहते हमेशा पॉजिटिव होगी, मगर क्या ये फोकल लेंथ इस म्यू पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अगर हम कह दें कि इफ μ1 ग्रेटर देन μ2, अगर μ1 ग्रेटर देन μ2 हो जाए, इसका मतलब क्या कि लेंस जहां रखा हुआ है जिस मीडियम में, अगर आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए, तो इस केस में इफ μ1 ग्रेटर देन μ2 देन लेंस चेंजेज इट्स नेचर, देन लेंस चेंजेज इट्स नेचर, मतलब लेंस क्या करेगा, अपना नेचर चेंज कर लेगा। कब, जब आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए, तो इस केस में लेंस क्या करेगी, अपने नेचर को चेंज कर लेगी। मतलब अगर लेंस पहले कन्वर्जिंग थी, अगर लेंस पहले कैसा था, कन्वर्जिंग, अभी सारी लेंस थी, तो अब कैसा हो जाएगी, डाइवर्जिंग, अब सारी हो जाएगी। और पहले अगर डाइवर्जिंग था तो अब क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। समझ में आपको नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बाबू, जैसे मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अभी ये क्या है, कन्वेक्स लेंस, तो इसका नेचर कैसा होगा, कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो इसका नेचर कैसा होगा, कन्वर्जेंट। अच्छा ठीक, अब मान लीजिए इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, बोले तो 1.5। हाँ, अब हमने क्या किया, इसको ऐसे मीडियम में रख दिया, इसको ऐसे मीडियम में रख दिया जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 2 है। पहले इस लेंस मटेरियल का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, और इस लेंस को जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2। कितना है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2। तो बताइए क्या जहां रखा हुआ है लेंस, आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है क्या, लेंस मटेरियल के, अरे आउटसाइड को क्या कहते हैं, μ1, और लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं, μ2। तो क्या आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है क्या। अगर ज़्यादा है तो इस केस में अभी बताइए इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग। तो अगर ये कन्वर्जिंग है और किसी कन्वर्जिंग लेंस को ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए, तब लेंस क्या करता है, अपना नेचर चेंज कर लेता है। मतलब अभी ये कन्वर्जिंग है, तो जैसे इसको इस मीडियम में रखे ना तो इसका नेचर डाइवर्जिंग हो जाएगा। क्यों डाइवर्जिंग हुआ, चूंकि सर इसको जहाँ रखे हैं ना उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। मतलब यहाँ देखो, अगर μ1 ज़्यादा हो जाएगा μ2 से तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, तो अगर फोकल लेंथ पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर किसी लेंस को आउटसाइड मीडियम में रखा जाए, अगर आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ही रहे, किससे, लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तब तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। मगर अगर आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाए लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो अब हम क्या कहेंगे, लेंस अपना नेचर चेंज कर लेता है। अगर पहले कन्वर्जिंग था तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, डाइवर्जिंग था तो कन्वर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, पहले कन्वर्जिंग था तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, पहले अगर डाइवर्जिंग था तो कन्वर्जिंग हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ एयर बबल is placed in water, if an air bubble is
placed in water, if an air bubble is placed in water, then its nature will be, इसकी नेचर क्या होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एयर बबल है जो कहाँ रखा हुआ है, वाटर में, तो कह रहा है बताइए इसका नेचर कैसा होगा। बताइए एयर बबल, हवा का बुलबुला देखा होगा, ऐसा होता है कुछ नहीं, ये हवा का बुलबुला है, कहाँ रखा हुआ है, पानी में। पानी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 4/3। मैंने बोला है क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 4/3 कंसीडर कर लेंगे। और ये बुलबुला किसका है, हवा का, मतलब किससे बना है ये बुलबुला, हवा का। और देखने में नहीं लग रहा है कि ये बुलबुला ना रियल में क्या है, बाय कन्वेक्स है। अरे देखो ना भाई, इधर से भी कन्वेक्स और इधर से भी कन्वेक्स, तो ये हवा का बुलबुला क्या है, बाय कन्वेक्स है। ये कैसा है, बाय कन्वेक्स, द्वि उत्तल बाय। अरे भाई ये बाय कन्वेक्स है ना, दोनों तरफ उत्तल। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हवा का बना है तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1। बताइए लेंस के आउटसाइड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं, μ1, और लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं, μ2। तो यहाँ पे तो लेंस नहीं है ना, यहाँ पे एयर बबल है जिसका शेप है बाय कन्वेक्स, जिसका शेप क्या है, बाय कन्वेक्स, और उसके खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1। क्यों, क्योंकि भाई वो एयर का बना है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं अपन 1 है, इसीलिए अपन ने लिखा μ1 बराबर 4/3, μ2 की वैल्यू 1। अब बताओ, तो हम ऐसा लिखें, शेप ऑफ एयर बबल, शेप ऑफ एयर बबल मतलब हवा के बुलबुले की आकृति इज बाय कन्वेक्स। हवा के बुलबुले की आकृति कैसी होती है, द्वि उत्तल होती है, बाय कन्वेक्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ, शेप ऑफ एयर बबल इज बाय कन्वेक्स, मतलब अभी एयर बबल का खुद का नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग। कन्वेक्स है तो कैसा नेचर होगा, कन्वर्जिंग। मगर इसको रखा कहाँ गया है, पानी में। क्या पानी आउटसाइड मीडियम है, क्या आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, लेंस अपना नेचर चेंज कर लेगा। मतलब ये बाय कन्वेक्स पहले किस शेप का था, एयर बबल पहले बाय कन्वेक्स शेप का था। बाय कन्वेक्स शेप का मतलब हो गया, क्या हो गया, बाय कन्वेक्स का मतलब हो गया, बाय कन्वेक्स का मतलब हो गया कि इसका नेचर कन्वर्जिंग था। जैसे इसको बाहर किसी ऐसे मीडियम में रखा जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो ये अपना नेचर चेंज कर लेगा, देन इट्स नेचर विल बी डाइवर्जिंग इन नेचर। तो पहले कन्वर्जिंग था, जैसे इसको पानी में रखा ये कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग इन नेचर। प्रकृति में ये अपसारी नेचर का हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्जिंग इन नेचर। तो अगर किसी एयर बबल को कहाँ रखा जाए, पानी में रखा जाए, तो उसका नेचर कैसा हो जाता है, डाइवर्जिंग। कोई पूछे क्यों, तो आप उसको रीजन क्या देंगे, कहेंगे सर एयर बबल किस शेप का होता है, बाय कन्वेक्स, मतलब वो कन्वर्जिंग नेचर का है। और एयर का बबल है मतलब एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 1। अगर एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगी और उसको अपन ने रख कहाँ दिया, पानी में, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो क्या आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस एयर के तुलना में ज़्यादा है, इसीलिए अगर आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो लेंस क्या करती है, अपना नेचर चेंज कर लेती है। मतलब वो पहले कन्वर्जिंग थी, अब क्या हो जाएगी, डाइवर्जिंग हो जाएगी। क्लियर। अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Next, if a convex lens of refractive index mu is equal to 1.25 is placed in water, then its nature will be, क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है एक कन्वेक्स लेंस है जिसको कहाँ रख दिया गया, पानी में। ये रहा कन्वेक्स लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.25,
इसको रखा कहाँ है? पानी में। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन जानते हैं कितना, 4/3, बोले तो 1.33। जहाँ आउटसाइड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 कहते हैं और लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 कहते हैं। तो पहले लेंस कैसा था? कन्वेक्स, मतलब किस नेचर का था? कन्वर्जिंग। क्या आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है? हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हम थोड़े से अपने इलाका का डॉन है, छोटा डॉन है, मगर कोई बड़ा डॉन आ गया तो क्या उसके सामने हम अपना डॉनगिरी दिखा पाएंगे? नहीं। मतलब अगर बाहर सामने वाला ताकतवर हो तो हमारा नेचर चेंज हो जाता है, नहीं हो जाता है? अगर अगला क्या हो, अगला बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तो क्या उसके कारण हमारा खुद का नेचर चेंज हो जाता है? हम अपने स्वभाव को बदल लेते हैं। हम अगर थोड़ा बदमाश है तो हम सीधा हो जाते हैं, नहीं? और मान लीजिए ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि अगर बाहर वाले आदमी का मेंटलिटी या बाहर वाले आदमी का स्वभाव ज़्यादा इफेक्टिव है तो आपका नेचर चेंज हो जाएगा, नहीं? आपका नेचर चेंज नहीं। हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कोई इंसान है जिसकी पास ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी है, मतलब उसके अंदर मानवता है, तो आप जब उनके संगति में रहने लगेंगे, आप भले खराब हैं, धीरे धीरे उसके संगति का असर आप पे आने लगेगा। उल्टा भी होता है, कोई अच्छा बच्चा खराब बच्चे के संसर्ग में रह के खराब भी बन जाता है। दोनों स्थिति होती है। कारण क्या है इसका पता है आपको? इसका कारण है कि अगर जिस बच्चे में अच्छाई है, अगर वो अच्छाई का डिग्री लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और बुराई का लेवल कम है, मतलब दो बच्चा है, एक ये बच्चा है, एक और ये बच्चा है। ये बच्चा है जिसमें अच्छाई वाला गुण बहुत ज़्यादा है, बहुत ये शांत स्वरूप बच्चा है, शांत स्वरूप आत्मा है। ये बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका संस्कार बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा संस्कार है। और इसका संस्कार अच्छा नहीं है, मगर इसके संस्कार का लेवल और इसके संस्कार का लेवल, अरे भाई होगा ना कि कोई इंसान कितना गुंडा है, कोई इंसान कितना अच्छा है, तो मान लीजिए ये अच्छा में अच्छा का लेवल इतना है, जबकि इसके बुराई का लेवल इतना है, तो इसके बुराई का लेवल कम है। तो ये अच्छाई क्या करेगा? इस अच्छाई, मतलब उस इंसान के अंदर जो अच्छाई गुण है, उस इंसान के अंदर जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उससे मतलब अच्छी एनर्जी रहेगी ना। आप हमेशा देखिएगा, जब हम लोग ईश्वर की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, तो हम लोगों के पास पॉजिटिव एनर्जी लगती है, नहीं? हम लोग गॉड को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कारण क्या है कि वो पॉजिटिव, वो हाईएस्ट एनर्जी ऑफ सोर्स है, तो वहाँ से एनर्जी हमेशा आती जाती है, कभी ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए हम लोग पूजा पाठ करने के कारण, नमाज पढ़ने के कारण अपने आप को एनर्जाइज फील करते हैं, ऊर्जावान फील करते हैं। जबकि आपके बगल में मान लीजिए कोई दुखी आत्मा है, वो परेशान है, तो कभी कभी आप क्या देखिएगा, मान लीजिए अपने घर में परेशानी है, सपोज एक ही सिचुएशन है, एक स्थिति है, मान लीजिए अपने घर में कोई परेशानी है, घर में 5 सदस्य हैं, तो कोई क्या कहेगा? अरे यार बहुत बड़ी परेशानी आ गया अपने घर में। कोई कहेगा अरे छोटी सी तो परेशानी है। कोई क्या कहे, अरे परेशानी कहाँ है, ये तो छोटी बात है। देख लीजिए स्थिति एक ही है, मगर हर एक लोगों के सोचने का तरीका, क्योंकि हर एक लोगों का मन का जो एनर्जी है, ये जो सोल की जो एनर्जी है, आत्मा की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी हमारे इस मन का होगा, उतना ही ज़्यादा हम किसी चीज़ को पॉजिटिव सोच पाएंगे। तो नहीं तो क्या होगा, थोड़ा भी नेगेटिव है ना, और अगर हम खुद नेगेटिव होंगे तो उसको और नेगेटिव बना देंगे। और अगर ज़्यादा भी नेगेटिव है, अगर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो उस नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव बना देंगे। ये होती है, ठीक है। वही कह रहा था मैं कि अगर आगे वाले सामने वाला ताकतवर हो जाए तो क्या होता है, खुद का नेचर चेंज हो जाता है। मतलब अगर आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो लेंस अपना नेचर चेंज कर लेगा। मतलब लेंस पहले है कन्वेक्स, मतलब इसका नेचर कैसा था, कन्वर्जिंग, अब इसका नेचर क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। तो हम कह देंगे लेंस का नेचर कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट इन नेचर। ये नेचर में कैसी हो जाएंगी, डाइवर्जिंग हो जाएंगी, ठीक है। क्यों भाई, चूंकि μ1 ग्रेटर देन μ2 है। तो पहले कन्वर्जिंग था, अब कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पावर, एक्चुअली में यहां पे पावर को शक्ति नहीं कहते, यहां पे पावर को क्षमता कहते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता।
लेंस की क्षमता। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है सुनिए। डिफाइन किया गया पावर को कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी के इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, कि जो भी फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा पावर। मगर याद रहे ये फोकल लेंथ एफ क्या होनी चाहिए, मस्ट बी इन मीटर। ये फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए हमेशा। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो हम पहले फोकल लेंथ को मीटर में बदल लेंगे और तब जाके हम पावर निकालेंगे। बताइए पावर की यूनिट क्या होगी, सोच के देखो। 1/, फोकल लेंथ की यूनिट क्या होगी, फोकल लेंथ, लेंथ है मीटर होगी। अगर फोकल लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर तो पावर की क्या होगी, मीटर इनवर्स नहीं होगा, मीटर की पावर -1, या इसी को कहते हैं डाईऑप्टर। क्या कहते हैं, एक नाम और है इसका डाईऑप्टर, जिसको किससे दिखाते हैं, डी से। तो हमारे आँख में जो चश्मा लगता है तो डॉक्टर लोग बताते हैं कि आपके आँख के चश्मे की पावर 1.5D है, -1D है, ये सब क्या है पावर बता रही है। अब ये कैसे आ रहा है 1.5D -1D, ये सब क्या है, प्लस किसी का रहता है किसी का माइनस रहता है, कारण क्या है, तो ये आगे इसी चैप्टर में अपन जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, हाँ, तब वहाँ आपको मैं बताऊंगा। ह्यूमन आई जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ इस चीज़ को अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कैलकुलेट पावर ऑफ अ concave lens, calculate power of a concave lens of focal length 25 सेंटीमीटर। कह रहा है एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, बताइए इसकी पावर क्या होगी, कैसे करेंगे। मतलब इस कैलकुलेट पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, कह रहा है एक कनकेव लेंस है, एक कनकेव क्या है, लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो बताइए इसकी क्षमता ज्ञात करें। तो हमने क्या बोला, आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, फोकल लेंथ। मैंने बोला है हमेशा कि क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हो, जब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो विथ साइन रखेंगे, है ना। तो फोकल लेंथ दे रखा है किसका, कनकेव का। तो कनकेव का फोकल लेंथ, चाहे कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो क्या इसका भी फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो -25 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, अब फोकल लेंथ को पहले क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 25 1 जा 25 4 जा, तो 1/4 ये क्या आ गया मीटर, माइनस का 1/4 मीटर। अब पावर बराबर क्या पढ़ा, 1/f, तो पावर बराबर 1/f की जगह माइनस का 1/4, तो ये क्या बन गया, 4 ऊपर चला गया तो ये पावर आ गया -4 डाईऑप्टर। ये क्वेश्चन सब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, दे देगा किसी कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे देगी और आपसे पूछी जाएगी बताइए उसका पावर क्या होगा। तो सिंपल क्या करेंगे, याद रखेंगे उस फोकल लेंथ को विथ साइन रखेंगे, देख लेंगे कन्वेक्स लेंस है तो प्लस का 25 होता, चूंकि कनकेव है इसीलिए माइनस का 25। फोकल लेंथ लिख लेंगे डेटा, फिर उस फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तब फॉर्मूला लगाएंगे पावर P बराबर 1/f। उसी तरह पावर मिरर की भी होती है, पावर ऑफ मिरर, दर्पण की क्षमता। हमने मिरर में नहीं पढ़ाया था, मैं यहाँ एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ ताकि याद रहे। दर्पण की क्षमता, मिरर के पावर को डिफाइन किया गया, पावर बराबर माइनस का 1/f। पावर बराबर क्या डिफाइन किया गया, माइनस का 1/f, जहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ, और ये माइनस, तो याद रखेंगे। देखिए दोनों का पावर का फॉर्मूला है 1/f, मगर एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। याद कैसे रखिएगा, मिरर के लिए जो पावर होती है वो माइनस में होती है, मिरर के लिए पावर किस में होती है, माइनस में होती है, ये माइनस में। तो पावर बराबर माइनस का 1/f। फिर से यहाँ भी वही है, f क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, f मस्ट बी इन मीटर, f क्या होनी चाहिए, मीटर में, ठीक है। और इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स या फिर डाईऑप्टर, मीटर इनवर्स या फिर डाईऑप्टर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। क्वेश्चन है, मान लीजिए कैलकुलेट पावर ऑफ अ कनकेव मिरर, कैलकुलेट पावर ऑफ अ कनकेव
मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कह रहा है एक मिरर है, कौन सा मिरर, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, कि एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, उसका पावर निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है फोकल लेंथ किसकी, कनकेव मिरर की। बताओ बाबू कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। तो एफ की वैल्यू लिख लेंगे अपन माइनस का 20 सेंटीमीटर, पहला काम। दूसरा काम, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो फोकल लेंथ को क्या लिखेंगे, माइनस का 20/100, 20 से 1 बार में, 20 से 5 बार में, तो माइनस का 1/5 मीटर। अब हमको चाहिए क्या, पावर। तो मिरर के लिए पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, माइनस का 1/f। तो ये बन जाएगा पावर बराबर माइनस का 1/f के जगह माइनस का 1/5, माइनस से माइनस कट गया, 5 ऊपर चला गया, आंसर आ गया पावर का कितना, 5 डाईऑप्टर प्लस। बात समझ में आया कि लेंस की पावर और मिरर की पावर क्या होती है, ये चीज क्लियर हुआ। लेंस की क्षमता और दर्पण की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है 1/f सिर्फ, और जबकि दर्पण की क्षमता होती है -1/f। याद कैसे रखेंगे, m फॉर मिरर, m फॉर माइनस, m फॉर मिरर, m फॉर माइनस। क्लियर, एक बार देख लीजिए फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेंस का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेंस का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस का संयोजन। पहला केस, केस फर्स्ट, व्हेन टू लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, when lens are placed in contact, when lens are placed in contact, जब लेंस को संपर्क में रखा गया हो, जब लेंस को संपर्क में रखा गया हो, मतलब क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पहले समझते हैं, धीरे धीरे क्लियर कर देंगे आपको कि क्या क्या कह रहे हैं हम। कि अभी क्या है, दो लेंस है, जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, ठीक है, और ये दूसरा कोई लेंस है। दोनों लेंस कैसा है, पतला लेंस है, थिन लेंस है। दोनों को आपस में कैसा रखा है, कांटेक्ट में, मतलब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस मिरर कह रहे हैं लेंस के सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, और इससे मैं डायरेक्ट इमेज भी बना दे रहा हूं, देखो भाई है क्या, एक चीज ध्यान से समझना, ऐसे समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका रे डायग्राम बस ऐसे ही देखना है। क्या बताइए, जब कन्वेक्स सरफेस के द्वारा, अभी जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिखा था, तो आपको क्या बोला था, एक बार इस सरफेस के द्वारा ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, फिर इस सरफेस के द्वारा इमेज बनेगा, नहीं बोला था ऐसा।
इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से ये गया, ये ऐसा, इसका इमेज ऐसा दिखा था I1, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट, मतलब पहले सरफेस के कारण इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज बना। ठीक, तो एक ऑब्जेक्ट एक इमेज। यहाँ देखिए सेम यही काम होगा, कितनी बार सोचो, एक बार इस सरफेस पे, फिर इस सरफेस पे, फिर इस सरफेस पे, फिर इस सरफेस पे। आप ऐसे समझ जाओ कि सर उसी ऑब्जेक्ट का पहले लेंस के कारण इमेज बना I1 और बाद में उसी लेंस दूसरे लेंस के कारण उसका इमेज क्या बन गया I। मान लीजिए ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। ठीक, इसको क्या कह रहे हैं अपन, पोल कह दे रहे हैं, या यूं कहे तो हाँ इसको पोल कह दे रहे हैं अपन, कोई दिक्कत, ऑप्टिकल सेंटर। हाँ अब ध्यान से देखिए, वैसे लेंस अपर्चर को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा ठीक है, अब इस पोल से ही मैंने क्या बोला, पतला है, तो आप डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से ले रहे हैं सबका डिस्टेंस। इसको क्या बोला, u। पहले वाले इमेज का डिस्टेंस को क्या बोला अपन ने, v1, और फाइनल इमेज के डिस्टेंस को अपन ने क्या बोला, v। कोई दिक्कत। अब सुनिए, जब पहले वाले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाले लेंस के लिए क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला, तो फॉर फर्स्ट लेंस, पहले वाले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला क्या कहती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो पहले वाले लेंस के लिए क्या होगा, पहले वाले लेंस के लिए इमेज कौन है, ये वाला v1 ना, तो v1 माइनस u और फोकल लेंथ f1। ठीक, इक्वेशन नंबर पहला, कोई दिक्कत। सेकेंड लेंस के लिए क्या होगा, तो चूंकि सेकेंड लेंस के लिए जो पहले लेंस के द्वारा बना हुआ इमेज है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। बताइए पहले लेंस के द्वारा इमेज कौन बना, I1, और दूसरे लेंस के लिए यही वाला इमेज किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। तो इस बार क्या होगा, 1/, इस बार फाइनल इमेज ये हो गया v माइनस का u, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कितने दूरी पर, v1 दूरी पर, बराबर 1/f2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन पहला, इक्वेशन दूसरा, समझ में आया। अच्छा, आपके मन में थोड़ा डाउट आ रहा होगा, सुनिए क्या, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लिए, आ रहा है ऐसा? अगर ऐसा आ रहा है तो सुन लीजिए, अगर न्यूमेरिकल अभी डेटा नहीं दिया है बाबू, अभी अपन फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, तो जब अपन 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सॉल्व प्रूफ किए थे, उस समय हमने सारा साइन यूज कर लिया था। ठीक, इसीलिए जब इस फॉर्मूला की सहायता से कोई और फॉर्मूला को डेराइव करेंगे तो तभी साइन नहीं रखते हैं। साइन हमेशा कहाँ रखेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला पहले से साइन को रखते हुए ध्यान में प्रूफ कर चुके हैं। अब मगर हम इस फॉर्मूला की सहायता से दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें साइन को कंसीडर नहीं किया है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड हो जाएगा तो 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, दूसरा 1/v माइनस का 1/v1 इज इक्वल टू 1/f2। दोनों को जोड़ दीजिए, 1/v1 से 1/v1 कैंसिल, ये बन गया 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या ये नीचे 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, मतलब हम इसी को लिख दें 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बताइए 1/v माइनस 1/u किसके बराबर, 1/f के बराबर, 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब समझिए ये क्या है, ध्यान से कहने का मतलब है, सुनिए, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का बोलो फाइनल इमेज कौन है, I1 है या I, तो आप कहोगे सर I। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये इमेज किसके द्वारा बना, तो आप क्या कहोगे, सिर्फ पहला लेंस के कारण या सिर्फ दूसरा लेंस के कारण? नहीं, कहेंगे इस ऑब्जेक्ट का ये वाला जो फाइनल इमेज है रियल में ये दोनों लेंसों के कारण बना है।
अगर पहले लेंस के कारण ये इमेज नहीं बनता तो क्या दूसरे के कारण ये बन पाता? तो इसका मतलब सबका एक दूसरे का क्या है, अहमियत है। मतलब ये वाला जो इमेज बना है इन दोनों के कारण इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना है। अब बात समझने की है, क्या सुनिएगा कि कहने का क्या मतलब है, सर ये आप क्या किए हैं? मैं बता रहा हूं क्या हमने किया है कि अगर कोई आपको कहे कि एक बार दो लेंस दिया अलग अलग फोकल लेंथ का, आपने किसी ऑब्जेक्ट का इन दोनों लेंस की हेल्प से इमेज बना दिया। एक आदमी उधर से आया और आपको क्या बोला, सुन लो बाबू, उसी ऑब्जेक्ट का वैसा ही इमेज बनाना है, मगर इस बार ना तुमको दो लेंस यूज नहीं करना है, कोई एक के लेंस यूज करना है। तो अब आप क्या कीजिएगा? तो आप चाहिएगा ना कि सर वो उन दोनों लेंस का जो नेट फोकल लेंथ होगा, क्या हमारा जो नया लेंस होगा, क्या नए लेंस का भी फोकल लेंथ उतना ही होना चाहिए ना जितना इन दोनों का था, दोनों को मिल के था। चूंकि इन दोनों ने मिलकर जो इफेक्ट दिखाया, जो प्रभाव दिखाया, वही हमारा अकेला लेंस इफेक्ट दिखाना चाहिए। तो बताइए उस अकेले लेंस को वही इफेक्ट दिखाने के लिए क्या फोकल लेंथ इतना रखना पड़ेगा, इतना रखना पड़ेगा कि कुछ और रखना पड़ेगा, कुछ और रखना पड़ेगा? कितना रखना पड़ेगा? वही है ये। इसको क्या कहते हैं अपन? इफेक्टिव फोकल लेंथ। 1/f इफेक्टिव ऐसे लिखते हैं, इफेक्टिव फोकल लेंथ बराबर 1/f1। जरूरी नहीं है तीन भी लेंस आपस में कांटेक्ट में रह सकता है, कितना भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा लेंस आपस में कांटेक्ट में रखा गया हो और अगर तब पूछा जा रहा है बताइए कि एक लेंस बताइए, इन सारे के कॉम्बिनेशन से एक लेंस बनाइए जिसको अपन इफेक्टिव लेंस भी कह देंगे, बताइए उस इफेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी? तो अपन कहेंगे 1/f इफेक्टिव बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। f इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव फोकल लेंथ। इफेक्टिव फोकल लेंथ बोले तो पता है इसका हिंदी होती है प्रभावी फोकस दूरी, प्रभावी फोकस दूरी या और तुल्य फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी। बात समझ में आई? इफेक्टिव फोकल लेंथ क्लियर? तो सर दो लेंस मिलके किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा था, हम चाह रहे हैं एक ही लेंस उस काम को करे, सेम उसी काम को जो दो लेंस मिलके किया था। तो बताइए उस अकेला लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? तो डायरेक्ट निकाल लेंगे 1/f इफेक्टिव बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। बताइए ये f इफेक्टिव क्या है? कि वो जो लेंस है, जो दोनों या तीन लेंस या चार लेंस के कॉम्बिनेशन से जो एक नया लेंस बना है, क्या उस नए लेंस का ही ये फोकल लेंथ है क्या? तो अगर लेंस के फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर देते तो क्या आ जाता है? पावर आ जाता है। तो बताइए क्या वो नए लेंस का ही पावर है क्या? और ये क्या है? पहले लेंस का पावर। ये क्या है? दूसरे लेंस का पावर। ये क्या है? तीसरे लेंस का पावर। बोलो ऐसा होगा? तो ये क्या है? इफेक्टिव पावर, प्रभावी क्षमता या तुल्य क्षमता। ये क्या है? इफेक्टिव पावर। इफेक्टिव पावर बोले तो तुल्य क्षमता या प्रभावी क्षमता, तुल्य क्षमता या प्रभावी क्षमता। बात समझ में आई? तो ये है, ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। फिर से ये भी डेरिवेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान क्या रखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में कि अगर लेंस को आपस में कांटेक्ट में रखा हो, जरूरी नहीं है दो ही लेंस हो, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में कि इन सारे के कॉम्बिनेशन से अगर एक न्यू लेंस बनाए जिसका इफेक्ट सेम शो करे जो ये दोनों मिल के इफेक्ट दिखा, मतलब ये दोनों लेंस मिलकर जो प्रभाव दिखाया, हमारे नए लेंस के द्वारा भी उतना ही प्रभाव दिखना चाहिए। तो बताइए हमारे नए लेंस का इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा? तुल्य फोकस दूरी या प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी? तो 1/f इफेक्टिव बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। उसी तरह उस इफेक्टिव लेंस की पावर, इफेक्टिव पावर कितनी होगी? P इफेक्टिव बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। बात समझ में आया? आज के लिए अपन यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे कल के लेक्चर में इस टॉपिक पर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसका और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब एडवांस वर्जन भी सीखेंगे कि क्या इसमें और खास बात हो सकती है, और इसके न्यूमेरिकल्स को भी आगे करेंगे। जो भी पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।